नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। लोग सरकार चुनते हैं और सरकारें संसद से देश चलाती हैं। यहां हर 3 महीने में सत्ता का दरबार लगता है। गांव की गलियों की हर चर्चा यहां हर दिन खबर है। पिछले 15 वर्षों में मैंने यहां खबरें बनते देखी और अब इसी गलियारे में मैं अदिति नागर बताऊंगी आपको बनती बिगड़ती खबरों के पीछे की बुनियाद। मैं अदिति नागर बताऊंगी आपको कि कैसे सरकार का फैसला आपकी जिंदगी पर डायरेक्ट असर डालता है, कैसे सरकार की पॉलिसी दिल्ली में चलकर आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मैं अदिति नागर बताऊंगी कि सरकार की किन योजनाओं ने सीधे तौर पर आपकी जिंदगी को बदला है। संसद में बहस होती है आपसे जुड़े मुद्दों पर, संसद में चर्चा होती है ताकि आपके लिए बनाई जा सके नई योजनाएं, आपको उससे सीधा फायदा मिल सके। इसी कड़ी में मैं अदिति नागर आपके लिए एक खास शो लेकर आई हूं। यह शो गांव गरीब मजदूर को सीधे छूता है। आम आदमी की जिंदगी में क्या चल रहा है और यह शो इसका रिफ्लेक्शन है। हाई क्लास की क्या समस्याएं हैं, एलीट क्लास के लिए सरकार ने क्या सोचा है, ये सभी हम इस शो में आपको दिखाने वाले हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि समाज का कोई हिस्सा ना छूटे। हर व्यक्ति के हक की बात हम इस शो के जरिए ये आवाज सरकार तक पहुंचाएं। आपके हक की आवाज को जगह मिले। आइए शुरू करते हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर। आज 8 मार्च नहीं है। 8 मार्च जब सभी महिलाओं को बधाई दी जाती है, अलग माहौल होता है, बहुत इज्जत दी जाती है। यहां तक कि मेरे भी इनबॉक्स बधाई से, इनविटेशन से और तमाम तरीके के गिफ्ट से भरा होता है। इंस्टाग्राम पे मुझे टैग किया जाता है, मुझे बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराया जाता है। लेकिन आज 8 मार्च नहीं है। पर मेरा सवाल यह है कि क्या हम हर दिन को 8 मार्च बना सकते हैं? क्या हम 365 दिन महिलाओं को एक बेसिक रिस्पेक्ट दे सकते हैं? इसी मुद्दे पर आपसे मैं आज बात करूंगी और तब तक करती रहूंगी जब तक हम 365 दिन को 8 मार्च नहीं बना देते। महिला एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण, ये शब्द हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका वास्तविक मतलब क्या है? ये आवाज, ये तमाम जो महिलाओं की बातें हैं, ये मैं आप तक पहुंचाऊंगी। मैं अदिति नागर आपको इस मुद्दे पर आज बताऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कोट से अदिति नागर मैं आपको इस प्रोग्राम की शुरुआत करूंगी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण के बिना मानवता का विकास अधूरा है। उन्होंने कहा है कि अब यह मुद्दा केवल विमेन डेवलपमेंट का नहीं है, विमेन लेड डेवलपमेंट का है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि देश का विकास इस बात पर है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है। हम उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जो पूरी सृष्टि की रचयिता हैं, जो जनदायिनी हैं, उनकी भागीदारी की बात कर रहे हैं। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी के हर फैसले में महिलाओं की भूमिका पर ध्यान रखा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की नारी सशक्तिकरण का मतलब इस समाज से जिसमें महिला मजबूत हो सके, उनके फैसले का क्या महत्व है, यानी उनकी हैसियत किसी से कम ना हो। ये तमाम बातें आज हम आपको बताएंगे। वे आर्थिक रूप से मजबूत हो, यानी पैसे के लिए किसी की मोहताज ना हो, बल्कि खुद अपनी कमाई से अपनी जरूरतें पूरी कर सकती हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये आज की तारीख में। आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई महिला अगर चुनाव जीतकर प्रधान बनती है या कोई महिला जब चुनाव जीतती है तो उसके पीछे उनके पति, जैसे अगर हम प्रधान की ही बात कर रहे हैं तो प्रधान पति जो उनके पति हैं वो फैसला लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि अगर चुनाव में कोई महिला जीत कर आती है तो वो फैसले खुद करे, ना कि उसका पति वो फैसले ले। इसीलिए एक नए भारत के निर्माण की ओर प्रधानमंत्री मोदी हैं और हम सबका सहयोग चाहते हैं। हर क्षेत्र में समान काम, हर क्षेत्र में समान वेतन मिले। ये आज भी महिलाओं की जो इच्छा है, ये चाहती हैं वो, लेकिन सच ये नहीं है। ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की जो ज्यादा वेतन है वो दिया जाता है। और ये भेदभाव किसी एक लेवल पर नहीं है, बल्कि हर लेवल पर आपको दिखाई दिया जाएगा। फिल्म एक्ट्रेस की बात करते हैं, पीसी नाम से जानी जाती हैं प्रियंका चोपड़ा। हम सब उनको ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं।
हाल ही के एक इंटरव्यू में पीसी ने ये कहा कि जब मैं भारत में काम करती थी तो मेरे को स्टार जितनी बराबर फीस मुझे नहीं मिलती थी। हम ये प्रियंका चोपड़ा तक की भी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तस्वीर को बदलने की बात करते हैं और यही उनका महिला सशक्तिकरण है। महिलाओं ने साबित किया है कि वे अच्छी डॉक्टर, अच्छी इंजीनियर, अच्छी प्रोफेशनल, यहाँ तक कि अच्छी सैनिक साबित हो सकती हैं। और यहाँ पर मैं जोड़ने से नहीं चूकूंगी, एक अच्छी पत्रकार, एक अच्छी एडिटर भी बन सकती हैं। लेकिन फिर भी महिलाओं को उनके अधिकार मिलने में देरी समझ से परे है। महिला समाज की आधी आबादी है, भला उन्हें मजबूत किए बिना समाज मजबूत कैसे हो सकता है, ये समझने में कई दशक क्यों लग गए हैं, ये समझ से परे है। और इसीलिए आजाद भारत की पहली महिला, हम इसमें बात करेंगे और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आजाद भारत की पहली महिला पायलट 1949 में उषा सुंदरम के तौर पर मिली। लेकिन महिला पायलट के मामले में भारत को आत्मनिर्भर होते होते 2022 आ गया। इतना समय क्यों इतना समय कुछ नहीं हो पाया? इंदिरा गांधी के तौर पर देश को पहली प्रधानमंत्री जो है 1966 में मिली, लेकिन देश की पहली महिला राष्ट्रपति 2007 में मिली और पहली दलित महिला राष्ट्रपति वर्ष 2022 में। सवाल है क्यों, इतना समय क्यों? एक और आपको एग्जाम्पल यहां मैं देना चाहूंगी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के तौर पर देश को पहली महिला राज्यपाल तो आजादी के साथ ही यानी कि 1947 में ही मिल गई, लेकिन दूसरी महिला राज्यपाल बनी आनंदीबेन पटेल। इसमें 70 साल का वक्त लग गया। इतना लंबा समय क्यों? लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। सशक्त महिला देश को मजबूत कर रही है। आपको दिखाएंगे कि कैसे अचानक महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश ने रफ्तार पकड़ी है। लेकिन उससे पहले देखिए कि यह तस्वीर बदलना जरूरी क्यों है। नारी सशक्तिकरण को लेकर बहस बहुत पुरानी है, लेकिन ताजे घाव जो हैं हर बार इस बहस के साथ साथ नए मोड़ लेते जाते हैं। दिल्ली की कंझावाला की घटना को इससे जोड़कर देखा जा सकता है। नए साल पर पूरा देश इस घटना से शर्मसार हुआ। स्कूटी सवार एक लड़की को 5 लोग अपनी कार से पहले टक्कर मार देते हैं, फिर 13 किलोमीटर तक कार में फंसी जो लड़की है सड़क पर घसीटती जाती रहती है। और हालत यह है कि जब लड़की का शव मिलता है तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। ऐसे में ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ उससे एक बार फिर कई सवाल खड़े होते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि लड़की अपनी मां की अकेली उम्मीद थी, वही पेट पालने का जरिया भी थी। लगी थी, एक बार लगी कॉल, फिर दोबारा नहीं लगी कॉल। मैंने कॉल करी, कह रही मैंने कि बाबू तू गाजर ले आई हो। मैं तो जाती नहीं, कुछ सामान लेने वो ही जाती, कहती मम्मी ले आऊंगी, मैं आ जाऊंगी 9 बजे 10-11 बजे तक ले आऊंगी गाजर। फिर मुझे फोन नहीं आया, मैं दवाई खा के सो गई। मुझे फिर नहीं कुछ पता कि क्या हुआ है क्या नहीं। सवेरे कॉल आई है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। लड़की की जान चली गई और मां का सहारा छिन गया। महिलाओं के प्रति इतनी असंवेदनता जो है हैरान करने वाली है। वैसे ही इस घटना ने हमें याद दिला दिया एक बार फिर 2012 के दिल्ली गैंगरेप की याद, जब एक लड़की की साथ कई लोगों ने हैवानियत का गैंगरेप किया, उसे नर की यातनाएं दी। लड़की ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। और आज जब भी हम 2012 के इस गैंगरेप को याद करते हैं, अभी बात करते समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैं पूरा विश्वास से कह सकती हूँ जो मेरी महिला दर्शक हैं, मेरी मित्र हैं, उनके भी खड़े हो गए होंगे हर बार। और उसी घटना ने देश को झंझोड़ कर रख दिया जो आज हम बात कर रहे हैं जिस चीज़ की। सरकार ने सख्त कानून बना डाले, महिलाओं की सेफ्टी के लिए निर्भया फंड भी बनाया गया। लेकिन इस निर्भया फंड का इस्तेमाल कहाँ हुआ, इसका असली पता लगा जब महाराष्ट्र में एक कहानी सामने आई। महाराष्ट्र में निर्भया फंड के 30 करोड़ रुपए से पुलिस ने बोलेरो, अर्टिगा कार और तमाम जो पल्सर बाइक, स्कूटी खरीद ली। और मजेदारी वाली बात यह है कि पुलिस ने जो गाड़ियां खरीदी थी उनका इस्तेमाल विधायकों के Y+ श्रेणी की सुरक्षा में किया जा रहा था। यानी फंड तो देश की निर्भयाओं के लिए था, लेकिन सुरक्षा विधायकों की हो रही थी। बेहद विचित्र किंतु सत्य है ये।
और इसी के साथ साथ जेंडर इनइक्वालिटी, महिला हिंसा से जुड़े मुद्दे पर जो एक काम कर रही संस्था है ऑक्समैन, उसने 2020-21 में निर्भया फंड की एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट जो बात कहती है वो चौंकाने वाली है। निर्भया फंड के तहत केंद्र सरकार की ओर से 6,212 करोड़ रुपए दिए गए। आंकड़े जरूरी हैं समझने, जिससे पता लगेगा कि क्या था और क्या हुआ। और इनमें से 2/3 यानी कि 4,212 करोड़ रुपए जो है मंत्रालय और विभाग को दे दिए गए। और ये उतनी राशि है निर्भया फंड की जो देश की किसी एक महिला या लड़की की सुरक्षा के लिए महज 30 रुपए बैठती है, महज 30 रुपए। निर्भया फंड की नोडल अथॉरिटी महिला और बाल विकास मंत्रालय आवंटित बजट महज केवल 20% ही इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि पता ही नहीं है करना क्या है, सोचा ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं था। और निर्भया की मां आशा देवी अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि सीसीटीवी और लाइट लगाने के नाम पर पैसे रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को भेज दिए गए और कई रेप विक्टिम को तो उनका जो नाम है वो एलपीजी गैस लाभार्थियों में डाल दिया गया और इसी के चलते निर्भया फंड का पैसा पेट्रोलियम मंत्रालय को भी चला गया। महिलाओं की मदद के लिए खोले गए जो वन स्टॉप सेंटर्स थे वो केवल खाना पूर्ति थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। महिलाओं की मदद के लिए बनाए गए शेल्टर होम्स, एक बार फिर आप ध्यान से सुनिएगा, जो शेल्टर होम्स बनाए गए थे वो हॉरर होम्स बन गए। और नासिक में तो शेल्टर होम की 6 नाबालिग लड़कियों से रेप का मामला सामने आया। और बताती हूँ कि रेप किया किसने था। रेप उसने किया था जो रखवाला था। रेप का आरोपी कोई और नहीं था बल्कि शेल्टर होम का डायरेक्टर था, जिसने शेल्टर होम बनाया और जिसको जिम्मेदारी दी गई। नासिक में इसी तरह से दूसरे मामले भी 2013 में शेल्टर होम की 35 लड़कियों के साथ यौन शोषण की घटना जो है सामने आई और इसमें शेल्टर होम का सुप्रिटेंडेंट, केयरटेकर और सिक्योरिटी गार्ड शामिल रहे। आंकड़े तो और भी हैं, डरावने हैं, शर्मसार कर देने वाले हैं। और 19 मेट्रोपॉलिटन शहर में दिल्ली में महिलाओं के साथ अपराध सबसे ज्यादा हैं। 2021 में महिला अपराध में सबसे ज्यादा मामले यूपी में दर्ज किए गए। दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी तस्वीर को बदलने की ठानी है और अब तमाम इन मुश्किलों के बावजूद भारत बदल रहा है। उम्मीद दिख रही है, देश की महिलाएं मजबूत हो रही हैं। कैसे आगे देखते हैं ये हम आपको आगे आने वाली चीजों में बताने वाले हैं। दरअसल हम नारी शक्ति, नारी गरिमा, नारी न्याय, ये तमाम शब्द सुनते हैं, नारी सुरक्षा, नारी ही नारायणी, लेकिन क्या हम अमल कर रहे हैं? क्या आप और हम भी अमल करते हैं? ये वो शब्द हैं जो सिर्फ चुनावी सभाओं का हिस्सा हैं, चुनावी भाषणों का हिस्सा हैं। आधी आबादी पुरुषों के बराबर खड़े होकर, और बार बार जब हम ये आधी आबादी की बात करते हैं तो ये बड़ी बात है। और ये पुरुषों के साथ खड़े होने की जो ये बात करते हैं, समझ नहीं आता वो महिला जो जन्मदायिनी है, जिसने सृष्टि की रचना की है, जो अपना घर संवारती है, जो बाहर निकल के ऑफिस संवारती है। हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं जिसमें केएफसी से लेके जितने भी प्रोफेशनल सेंटर्स हैं वो महिलाओं को डिसिप्लिन की वजह से रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम हर बार ये सवाल उठते हैं कि क्यों महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल पाती, क्यों ये भेदभाव होता है। 2014 के बाद देश की महिलाओं के जीवन में कई तरह के बदलाव भी देखने को मिले, क्योंकि सोच में बदलाव आया। कड़ाके की सर्दी में, और हम बात अब जो करने जा रहे हैं वो बेसिक्स की बात कर रहे हैं, बेसिक्स की। कड़ाके की सर्दी में आप और हम आज भी सुबह अपने ब्लैंकेट से बाहर निकलने में डरते हैं, लेकिन कड़ाके की सर्दी में वो गांव की महिलाएं सुबह अंधेरे में ही गोबर और ओपले बनाने की चिंता करती थी, जो अब उनको नहीं करनी पड़ रही। और ना ही घरों में खाना बनाते वक्त उनकी आंखों में से चूल्हे का धुआं जाता है, क्योंकि अब ग्रामीण भारत की महिला शान से चूल्हा, गैस पर खाना बना सकती हैं। और उस गैस चूल्हे जो उसको दिया गया है वो प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला योजना से मिला है। ये एक बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि आज़ाद हुए तो वर्षों हो चुके हैं, लेकिन एक बेसिक एम्यूनिटी के लिए कई साल लग गए। महिलाओं का बैंक में जाना कभी बड़े अचरज की बात होती थी, लेकिन आज गर्व की बात है। एक बार फिर कहूंगी, आज बेहद गर्व की बात है। और ये फीलिंग आई है जनधन योजना से। गरीब महिलाओं के खाते खुले तो बैंक में जाने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा। बिल्कुल पर्स लेकर साइड में रखकर बैंक पर पहुंची महिलाएं, और आज न जाने कितनी महिलाएं स्वयं समूह सहायता बनाकर अपना भविष्य लिख रही हैं। और कभी लोटा लेकर, फिर एक बार बेसिक बात, कभी लोटा लेकर सूर्यास्त का इंतजार करने वाली देश की इज्जत अब पुरानी बीमारी से छूट गई है।
अब उसे घने अंधेरे का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि शौचालय योजना के तहत सरकार ने इज्जत घर बना दिए। और अब तो बात करेंगे डिजिटलाइजेशन की। उससे कितना बदलाव महिलाओं के जीवन में आया है। डेटा क्रांति ने तो देश की हर महिला के सोचने का नजरिया भी बदल दिया है। और इतना कि सोशल प्लेटफॉर्म पर रील्स की बाढ़ है महिलाओं। और आप रील्स देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई आज शहर की महिला ही रील्स बना रही है और या कोई ग्रामीण भारत की कई महिलाओं आप रील्स में देखने को मिलेंगी। यूट्यूब चैनल्स पर धड़ाके की कमाई है, क्योंकि देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं अभी काम जब करती हैं तब भी रील्स बनाती हैं, अपलोड करती हैं, फिर देखती हैं कितने लाइक्स आए, कितनी चीज। ये एक आत्मविश्वास की बात तो है ही, साथ में इसके माध्यम से आपकी कमाई हो सकती है। और कई महिलाएं इस माध्यम से बहुत अच्छा बेहतर अपने जीवन के लिए कर रही हैं। और अगर डेटा जो उसकी जो कीमत है 2014 से पहले जैसी होती तो ये नज़ारा आपको देखने को नहीं मिलता, ये मुमकिन ही नहीं था। बल्कि जब एक महीने के लिए 1 GB डेटा की कीमत 200-250 रुपए के करीब थी, लेकिन आज इतनी ही कीमत में आप भर भर कर डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनने में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बात ना लगे, लेकिन आम जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में ये डेटा क्रांति एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है। देश की नारी अपना भविष्य बदल रही है। हमेशा से हाशिए पर नजर आने वाली मुस्लिम महिला, ये बात करनी ज़रूरी है। अगर हम महिलाओं की आज़ादी, महिलाओं के हक की बात करते हैं तो मुस्लिम महिलाओं को एक ऐसे हाशिए पर छोड़ दिया गया था जो अब प्रधानमंत्री मोदी ने उनको एक तलवार, एक हथियार मिला है। उन्हें तलाक के बिद्दत यानी ट्रिपल तलाक से आज़ादी दिलवाई है। और चाहे माने या न माने, बुरके के बाहर वो कुछ भी कहें, लेकिन बुरके के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुआएं देती होंगी। और यही वजह है कि इस कानून ने मुस्लिम महिलाओं के आत्मविश्वास को तो जगाया ही है, और साथ में मुस्लिम इलाकों में जो बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा है, वो ये जो बुरके के अंदर की दुआएं हैं उससे बढ़ा है। पिछले 8 सालों में देश काफ़ी बदल गया है, बदलता जा रहा है। केंद्र की तमाम योजनाएं विमेन सेंट्रिक हैं। सबसे पहले बात आवास योजना की, बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब का सपना, जब हम काम करने के लिए 19, 20, 21, 22 साल की उम्र में काम करने पहली बार जाते हैं तो हमारा सपना ये होता है कि एक समय आएगा जब हम अपना खुद का घर खरीदेंगे। नवंबर 2016 में इन योजना की शुरुआत हुई। योजना का लक्ष्य करीबन 2.25 करोड़, लगभग 3 करोड़ घर बनाने का था। 2 करोड़ से ज़्यादा घरों का निर्माण हो चुका है। लगभग 70% घरों पर महिलाओं का मालिकाना हक है। मैं रुकना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं एक बार फिर दोहराना चाहती हूँ उन तमाम दर्शकों से जो मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि यह आंकड़ा जितना खूबसूरत है उतनी खुशी हमको देता है कि 70% घरों पर महिलाओं का मालिकाना हक है। यहाँ से जोड़कर एक बात बताऊंगी, आपका, हमारा, ग्रामीण महिला का, किसी का भी ये सपना होता है। मैं बात करूंगी दीपिका पादुकोण, हम सब जानते हैं, और उनकी बात जब सुनेंगे तो जाहिर तौर पे हमको रिलेट कर पाएंगे। दीपिका पादुकोण ने हाल ही के एक वीडियो में, उनका वीडियो सामने आया जब वो कहीं जा रही थी, उनसे उनके मित्रों ने पूछा कि जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो आपका सबसे बड़ा सपना क्या था। दीपिका पादुकोण ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा सपना था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आकर अच्छा नाम कमाऊं, लेकिन मेरा जो सपना था वो था कि अपना खुद का सी फेसिंग मेरा घर हो। उनसे पूछा गया क्या आपका सपना पूरा हुआ? उन्होंने कहा कि 15 साल बाद आज मेरा सी फेसिंग एक फ्लैट है, और ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब किसी इतने जो इन्फ्लुएंस्ड व्यक्ति का सपना घर होता है, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर किसी महिला का, हर किसी व्यक्ति का ये सपना पूरा करने में लगे हैं। उज्ज्वला योजना का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, और लड़की के चूल्हे पर खाना बनाकर बीमारियों का शिकार होने वाली महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है। ये फिर मैं बात कह रही हूँ कि ये बात जिन लोग को नहीं समझ, जिन्होंने चूल्हे पर काम नहीं किया, वो इस बात के बारे में सोच नहीं सकती, लेकिन दशकों तक महिलाओं ने काम किया है, और वो कैंसर से लेकर तमाम बीमारियों से पीड़ित रही हैं। और ना सिर्फ वो खुद, आने वाली जनरेशन जो उनके पेट में होती थी, गर्भवती होती थी, तब वो बच्चे पैदा होने से पहले शिकार हो चुके होते थे। 2014 तक भारत में 10 करोड़ घर LPG से वंचित थे। यह आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। आज़ाद हम कब हुए? और 2014, 1947 में आज़ादी मिली, ये बेसिक एमिनिटी है। 2014 तक भारत में 10 करोड़ घर LPG से वंचित थे। 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत, योजना के तहत 9 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा कनेक्शन दिए गए। ये बहुत बड़ी बात है। इससे जिन लोगों को फ़ायदा हुआ,
उससे भारत बदला है। इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भी मान्यता दी है। एक और उज्ज्वला योजना महिलाओं के जीवन में क्रांति कर रही है, तो एक और योजना जिसने विश्व स्तर पर भारत की पहचान मजबूत की है वो है स्वच्छ भारत मिशन। बेसिक एम्यूनिटी फिर से, और शायद मैं खुद ही मानूंगी कि मैं जब अपने परिवार के साथ घूमने निकलती थी 2014 से पहले, अगर मैं चिप्स खा रही हूँ लेस का पैकेट, तो हो सकता है कि मैं लेस का पैकेट खा के चलती गाड़ी में से कांच खोलूं और लेस का पैकेट बाहर फेंकूं। लेकिन 2014 में जब मैंने गोल मार्केट में प्रधानमंत्री मोदी को शौचालय का निर्माण करते हुए, उसका इनॉग्रेशन करते हुए, सड़क पे झाड़ू लगाते हुए देखा, और उसके बाद से आज मेरे अंदर मुझे अलाउ नहीं किया जाता। मेरा सबकॉन्शियस मना कर देता है कि वो चिप्स का पैकेट गाड़ी में रख लो, डस्टबिन दिखेगा तब करेंगे। लेकिन ये स्वच्छ भारत मिशन और भी बहुत कुछ कहता है, ये हम आपको आगे बता रहे हैं। 2014 तक देश में स्वच्छता का आंकड़ा लगभग 40% तक सिमटा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। लक्ष्य था 5 साल में देश के सभी घरों में शौचालय। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, सभी घरों में शौचालय का निर्माण करना। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान ने हर देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को एक नई ऊर्जा दी है, नई ताकत दी है, उसको बढ़ाया है। लेकिन इसका सबसे अधिक लाभ देश के गरीब के जीवन पर दिख रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना, समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया है। बार बार हाथ धोना हो, हर कहीं थूकने से बचना हो, कचरे को सही जगह फेंकना हो, ये तमाम बातें सहज रूप से, बड़ी तेजी से सामान्य भारतीय तक हम पहुंचा पाए हैं। अब ये ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर हम बात करते रहें तो शायद 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। इसीलिए मैं चाहती हूं मैं बार बार इस सब्जेक्ट को लेकर आऊं जब तक हम सब बदले ना अपनी सोच को। लेकिन ऐसे कुछ आंकड़े आपको मैं बताना चाहूंगी कि दुनिया के मुकाबले भारत में महिला सशक्तिकरण की तस्वीर कैसे बदल रही है, और ये तमाम बातें मैं आपको बताऊंगी क्योंकि किस तरीके से भारत जो है यहाँ पर, और प्रधानमंत्री मोदी की सोच के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे कितनी नारी सशक्तिकरण को लेकर ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बदलती जा रही हैं। और पायलट्स को लेकर, कभी 1940 के आसपास का दशक था जब पहली पायलट मिली थी, लेकिन अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जाकर हम आत्मनिर्भर हुए हैं। 53% पायलट जो हैं भारत में हैं, और अब वो सेना वहाँ पर उनको बराबरी मिल रही है जहाँ पर पुरुष की तरह वो अब युद्ध भी लड़ सकती हैं। और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो वहाँ पर हमको देखने को लगातार मिल रहे हैं। अब मैं आपको नारी सशक्तिकरण पर देश के प्रधानमंत्री मोदी के कुछ ऐसे यादगार कोट सुनाना चाहती हूँ। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं चाहूँगी कि ये सुनकर आप और हम समझें कि हमारी जो दिशा है, हमारा जो विजन है वो कहाँ पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि चाहे खेल कूद हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान हो, हमारे देश की महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं। वो आगे बढ़ रही हैं और अपनी उपलब्धियों से देश का गौरव बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भी तमाम ऐसी बातें भावनात्मक तरीके से कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें समाज में ही नहीं बल्कि परिवार में, ये हर महिला फेस करती है, हमें समाज में ही नहीं बल्कि परिवार के भीतर भी महिलाओं को और पुरुष के बीच भेदभाव को रोकना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते हैं कि आज़ादी दी जानी जरूरी है क्योंकि महिला अपने खुद फैसले लेने की, उनकी स्वतंत्रता उन्हें होनी चाहिए। ये मायने नारी सशक्तिकरण को सार्थक करते हुए हैं। और विकास में महिलाओं के योगदान की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण में आर्थिक स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यही वजह है कि लगातार सरकार जो है ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे प्लेटफॉर्म दे रही है कि वो आर्थिक रूप से सशक्त बने, आर्थिक रूप से आगे बढ़े, और कृषि हो, हर तमाम तरीके के क्षेत्र में। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रतिबद्ध हैं, वो ये सोच चुके हैं कि कैसे करना है, लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्योंकि केवल सरकार आपको अपॉर्चुनिटी दे सकती है, लेकिन आपको अपनी भाई बहन, ये तमाम लोग, पति पत्नी,
बेटी बाप, इन सभी को अपनी सोच बदलनी होगी और महिलाओं को उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए घर से भेजना होगा। मैं फिर महिलाओं का शो आपको लेकर आऊंगी और मैंने पहले जैसे कहा था कि जब तक 365 दिन हम 8 मार्च जैसे दिन को नहीं बना देंगे, जैसा हम महसूस कराते हैं महिला को 8 मार्च, वैसा हमें 365 दिन को बनाना होगा। फिर लेकर आऊंगी अगले शो पॉलिटिकल कॉरिडोर। धन्यवाद। अदिति नागर।